सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, जम्मू कश्मीर हमारे देश का सबसे संवेदनशील हिस्सा है और ये अगर मैं इसकी तुलना करूं हमारे देश के अन्य राज्यों से, तो कहीं ना कहीं यहां पर स्थितियां विपरीत हैं। इसका प्रमुख कारण पाकिस्तान है, हमारा पड़ोसी देश, जिसकी एक प्रकार से मंशा यही है, जिसकी एक प्रकार से नापाक मंसूबे हैं कि किसी भी प्रकार से जम्मू कश्मीर के भीतर जो अमन है, जो चैन है, जो शांति है, जो सुकून है, उसे भंग किया जाए, उसमें बाधा को उत्पन्न किया जाए। इसलिए पाकिस्तान लगातार हथकंडे अपनाता रहता है, लगातार वो वहां पर आतंकवादी गतिविधियों को भी बढ़ावा देता है, अलगाववाद को भी पोषित करता है, वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस प्रकार से हथकंडे अपनाते हुए पाकिस्तान लगातार हस्तक्षेप करता है भारत के जम्मू कश्मीर पर। पाकिस्तान का ये मानना है, पाकिस्तान ये कहता है सार्वजनिक रूप से कि दरअसल जम्मू कश्मीर भारत का विषय नहीं बल्कि ये एक इंटरनेशनल विषय है और इसका समाधान हमें एक प्रकार से इंटरनेशनल मंच पर करना होगा। यह पाकिस्तान का स्टैंड है, लेकिन पाकिस्तान कभी भी संयुक्त राष्ट्र के उन नियमों का पालन नहीं करता। पाकिस्तान कभी भी इस बात को नहीं मानता कि वो आतंकवादी भेजता है और जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को पोषित भी करता है। बहरहाल ये तो पाकिस्तान का चरित्र है और इस पर आज बात नहीं होगी। आज की इस वीडियो में दोस्तों प्रमुख तौर पर जो बात होगी वो होगी दरअसल कल की उस महत्वपूर्ण बैठक को लेकर जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने घर पर आयोजित की। 7 जन कल्याण मार्ग, यहां पर कल दोस्तों बैठक हुई। प्रधानमंत्री का यह आधिकारिक आवास है और यहां पर कल जम्मू कश्मीर के प्रमुख राजनीतिक दलों के, जिसमें जो वहां के क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं और साथ ही साथ इसके जो वहां के राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, उसके प्रतिनिधि शामिल हुए। प्रमुख नेताओं से लेकर प्रतिनिधि तक सबने एक प्रकार से इस बैठक में हिस्सा लिया और इस बैठक को लेकर बहुत सारी बातें निकलकर सामने आई हैं। इस पर मैं चर्चा दोस्तों आज इस वीडियो में मैं करूंगा, लेकिन उससे पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि आखिर इस बैठक को लेकर, या यूं कहिए कि इस बैठक को लेकर बहुत ज्यादा एक प्रकार से कौतूहल का विषय बनी हुई थी ये बैठक। और लगातार सप्ताह भर से जब से एक खबर आई थी कि प्रधानमंत्री 24 तारीख को यानी कल एक बैठक करेंगे और इसमें कश्मीर के, जम्मू के बड़े बड़े नेता इसमें शामिल होंगे, तो कई सारे लोग, कई सारे विशेषज्ञ कयास लगा रहे थे कि क्या हो सकता है। किसी ने कहा कि हो सकता है जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का जो दर्जा है, स्टेटहुड का जो दर्जा है, उसे दोबारा एक प्रकार से दे दिया जाए। किसी ने कहा कि चुनाव को लेकर कुछ तारीखों का ऐलान हो सकता है, बातचीत हो सकती है। किसी ने कहा अनुच्छेद 370 की बहाली तो नहीं कर देगी। ऐसे तमाम कयास लगाए जा रहे थे जब तक ये कल बैठक आयोजित नहीं हुई। कल जो बैठक जब आयोजित हो गई दोस्तों दोपहर को 3 बजे और 6:30 बजे तक शाम ये तकरीबन बैठक चली, 3.5 घंटे तक ये बैठक चली। इसके बाद जब वहां से तमाम ये नेता जो जम्मू कश्मीर के कल वहां पर आए थे, मौजूद थे, जब ये बाहर आए तो इन सब ने एक लाइन में अगर मैं आपको बताऊं तो ये कहा, इन सब ने इस बैठक का स्वागत किया और इन्होंने ये भी कहा कि मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये बैठक आयोजित हुई है। यानी एक प्रकार से ये जो पहला स्टेप लिया गया जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को बहाली की दिशा में, उनकी बहाली को लेकर एक प्रकार से ये पॉजिटिव रहा। और ये केंद्र सरकार द्वारा लिया गया जो ये फैसला है कि बैठक हम करेंगे, कल जो बैठक हुई ये बहुत ही ज्यादा स्वागत योग्य है। क्योंकि आपको याद होगा दोस्तों कि 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त कर दिया गया था। बाकायदा संसद भवन में विधेयक को लेकर आया गया था, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, जिसके पारित कराया गया था, जिसके बाद जम्मू कश्मीर राज्य को 5 अगस्त 2019 तारीख को जम्मू कश्मीर राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में, जिसमें एक लद्दाख था और एक जम्मू कश्मीर था, दोनों अलग। जम्मू कश्मीर में यह कहा गया कि यहां पर विधानसभा होगी, एक प्रकार से यह कहा गया। अब यहां पर इसके बाद जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल बनाए गए मनोज सिन्हा। तो उसके बाद जम्मू कश्मीर में फिर कोविड आ गया। लंबे समय से पहले जब अगस्त में 5 अगस्त 2019 को जब इस पूरे के पूरे प्रस्ताव को लाया गया, उसके बाद दिसंबर तक वहां पर इंटरनेट भी एक प्रकार से बंद रखा गया। जो संचार की जो माध्यम थे वो भी बहुत ज्यादा सीमित कर दिए गए थे, एक प्रकार से काट दिया गया था केंद्र सरकार के द्वारा इस पूरे के पूरे संभाग को, उस पूरे के पूरे इलाके को। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वहां पर
जो इंटरनेट की सर्विसेज है, पहले कॉल की सर्विसेज और फिर इंटरनेट की सर्विसेज को रिस्टोर किया गया। इस बीच कई नेताओं को कुछ महीनों से लेकर 1 साल तक और उससे थोड़ा सा ज्यादा तक भी नजरबंद करके रखा गया, जिसको लेकर जाहिर सी बात है कि कल जब नजरें टकराई, जब इन तमाम नेताओं की जो नजरबंद किए गए थे केंद्र सरकार के द्वारा, वाकई में उनके भीतर नाराजगी होगी, आक्रोश होगा, जिसको लेकर उन्होंने एक प्रकार से मास्क पहना हुआ था। इसलिए तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं कि मास्क पहन रखा था, इसलिए ये जाहिर तो नहीं हुआ कि कौन कैसे एक्सप्रेशन दे रहा है, लेकिन एक प्रकार से नाराजगी तो रही होगी क्योंकि वो नजरबंद भी थे। लेकिन आपको दोस्तों मैं ये बताना चाहूंगा कि जब उनसे एक प्रकार से नजरबंद उन्हें हटाया गया तो उसके बाद गुपकार अलायंस बनाया गया, और गुपकार अलायंस में जम्मू कश्मीर के बहुत सारे जो राजनीतिक दल हैं, क्षेत्रीय हैं, इसमें कुछ राष्ट्रीय भी शामिल हैं, इनके नेताओं ने इस गठबंधन को बनाया जिनका एक मकसद था कि एक प्रकार से हम जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को वापस लेके आए, यानी जहां देश अच्छे दिनों की प्रतीक्षा कर रहा है वहीं कश्मीर के कुछ नेता पुराने दिनों का इंतजार कर रहे हैं, पुराने दिनों की चाहत रखते हैं। बहरहाल ये सारी बातें तो आपको कश्मीर की मैंने एक बहुत ही संक्षेप में मैंने बताया पृष्ठभूमि में, लेकिन अब आपके लिए जानना जरूरी दोस्तों, कल को ये जो स्टार्ट हुआ है इसमें कल कौन कौन से नेता शामिल थे दोनों पक्षों की ओर से, इसमें केंद्र सरकार की तरफ से कौन कौन शामिल थे, इसमें जम्मू कश्मीर की तरफ से कौन कौन से नेता शामिल हुए थे, और इसमें बहुत सारे अगर माइक्रोस्कोपिक मैं आपको बताऊंगा, सब बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप जानिए कि इसमें कौन कौन से नेता शामिल हुए थे। सबसे पहले एक पक्ष जो कि जम्मू कश्मीर के नेताओं का था, इसमें आए दोस्तों नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के, उनके सुपुत्र और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी इसमें शामिल हुए, जो कि पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। साथ ही साथ इसमें पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती भी शामिल हुई, जो कि 2018 तक बीजेपी के साथ सत्ता में थी, मुख्यमंत्री थी, और फिर उसके बाद आपको याद होगा कि 2018 से ही वहां पर केंद्र के शासन है, और फिर उसके बाद 19 के बाद से तो ये केंद्र शासित प्रदेश ही बन गया। महबूबा मुफ्ती भी इसमें शामिल हुए। बहरहाल इसमें कांग्रेस के नेता भी शामिल हुए, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद साहब भी शामिल थे, जो कि पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, हाल ही में उन्होंने रिटायरमेंट लिया। इसके अलावा इसमें कांग्रेस के गुलाम अहमद मीर और ताराचंद भी शामिल हुए। ताराचंद जी जो थे वो पूर्व उप मुख्यमंत्री भी थे, डेप्यूटी सीएम भी थे। इसके अलावा अपनी पार्टी से अल्ताफ बुखारी इन्हें भी बुलाया गया था, इन्हें भी न्योता भेजा गया था। बीजेपी का इनको समर्थन प्राप्त है ऐसा कहा जाता है। साथ ही साथ इसमें भारतीय जनता पार्टी के रविंद्र रैना, निर्मल सिंह और कविंद्र गुप्ता भी शामिल हुए थे। इसमें निर्मल सिंह और कविंद्र गुप्ता आप जानते हैं कि पूर्व में उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के। साथ ही साथ इसमें वामपंथी दल सीपीआईएम मार्क्सवादी के यूसुफ तारिगामी भी शामिल हुए थे, और साथ ही साथ इसमें नेशनल पैंथर्स पार्टी के भीम सिंह साहब भी शामिल हुए थे। तो ये तमाम नेता थे, 8 राजनीतिक दलों के 14 नेता ये कल शामिल हुए। इनमें से कुछ बुधवार को दिल्ली पहुंच गए थे और कुछ आए थे सुबह गुरुवार को, यानी कल सुबह ये पहुंचे थे दिल्ली विमान से, और फिर इसके बाद ये पीएम के आवास पर पहुंचे, जहां पर 3.5 घंटे की ये बैठक हुई। आपने पक्ष जान लिया कि आखिर उस पक्ष के कौन कौन से पक्षकार मौजूद थे। अब आप जानिए कि दूसरी तरफ कौन थे, यानी जिन्होंने वार्ता के लिए बुलाया उस साइड से कौन कौन आए थे। सबसे पहले जिन्होंने इस पूरी की पूरी बैठक की अध्यक्षता की, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं। उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी भी इसमें आते हैं। साथ ही साथ इसमें केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी आते हैं, जो कि पीएमओ में मंत्री भी हैं, और साथ ही साथ इसमें आते हैं मनोज सिन्हा साहब भी, जो कि उपराज्यपाल हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू कश्मीर के। इसमें एनएसए अजीत डोभाल साहब भी मौजूद थे। साथ ही साथ इसमें प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा साहब भी मौजूद थे, और इसमें मौजूद थे गृह सचिव अजय भल्ला साहब भी। एक तरफ ये पक्ष था, एक तरफ मैंने आपको कश्मीर के नेताओं का पक्ष बताया। और ये जो कल बैठक हुई, इसमें दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस पूरी की पूरी बैठक को लेकर भी जम्मू में विशेष रूप से विरोध हुआ। विरोध इसलिए हुआ क्योंकि सबसे पहले वो खासा नाराज थे इस बात को लेकर कि आखिर महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान से बात करने वाला बयान क्यों दिया। इसको लेकर वहां पर प्रदर्शन हुए। साथ ही साथ जम्मू संभाग में विशेष रूप से कश्मीरी पंडितों के गुट ने भी वहां पर प्रदर्शन किया। उनका यह कहना था कि हम राष्ट्रवादी हैं और हमारे जो एक प्रकार से हम जिस स्थिति से गुजर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में 3 दशकों से ज्यादा का समय हो गया कि कश्मीरी पंडितों की घर वापसी नहीं हो पाई। जब से वहां पर उनका जनसंहार हुआ उसके बाद से जम्मू में ही बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडित रह रहे हैं, और साथ ही साथ कश्मीरी पंडित देश के अलग अलग राज्यों में रह रहे हैं। लेकिन
3 दशक से ज्यादा का समय बीत चुका है, कश्मीरी पंडित अपने राज्य में वापस, अपने कश्मीर में वापस नहीं जा पाए हैं। इसको लेकर भी उन्होंने विरोध किया। वो चाहते थे कि हमें भी इस पूरी बैठक में पक्षकार बनाया जाए। लेकिन यहां पर एक बात मैं साबित करना चाहूंगा, एक बात मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, कि इस पूरी की पूरी बैठक का जो एक एजेंडा था, वो एजेंडा यही था कि ये पूरी की पूरी बैठक राजनीतिक तौर पर थी, क्योंकि इसमें परिसीमन को लेकर बात हुई, इसमें बात हुई चुनाव किस प्रकार से कराए जाए, और इसमें यह भी बात हुई कि आखिर युवाओं के हाथों में कमान कैसे दी जाए, और विकास का एजेंडा तो था ही। यानी यहां पर सांस्कृतिक और समाज सेवी जो वहां के संगठन है या जो वहां के पारंपरिक लोग हैं, उन्हें लेकर शायद कोई ज्यादा बातचीत नहीं हुई। इसलिए आप पूरी की पूरी बैठक को ऐसे समझिए कि कल जो आयोजित थी, इसमें सिर्फ राजनीतिक एजेंडा था और किस प्रकार से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को वहां पर बहाल किया जाए, यही प्रमुख एजेंडा था। अब यहां पर दोस्तों विरोध प्रदर्शन भी हुए तमाम, और डोगरा फ्रंट ने भी वहां पर प्रदर्शन किया, यह आपको बताना जरूरी है। इस बीच जब यह बैठक आयोजित की गई तो जम्मू कश्मीर में 48 घंटे का अलर्ट भी जारी किया गया, और क्योंकि आतंकवादी भी लगातार हमले कर रहे हैं हमारे सुरक्षा कर्मियों पर, हमारे सुरक्षा बलों पर, ग्रेनेड हमलों से लेकर शूटिंग तक की गई, इवन एक पुलिस अफसर की हत्या तक कर दी गई जब वो नमाज अदा करके मस्जिद से बाहर आ रहे थे। परवेज अहमद साहब उनका नाम था, शहीद परवेज अहमद। तो वहां पर आतंकवादी भी बौखलाए हुए हैं और पाकिस्तान भी बौखलाया हुआ है। इसी प्रकार से ये गतिविधियां और ये हमले तेज हुए वहां पर जो गैर कानूनी थे। लेकिन बहरहाल ये जो कल बैठक हुई है दोस्तों, इसमें जो प्रमुख बातें निकलकर सामने आई वो आप समझ लीजिए। सबसे पहले मैंने जिक्र किया परिसीमन का। परिसीमन दोस्तों क्या होता है ये भी आप समझ लीजिए, इसको अंग्रेजी में कहते हैं डीलिमिटेशन। अब परिसीमन का अर्थ होता है दोस्तों कि किसी भी लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र को एक प्रकार से आप उनकी सीमाओं को निर्धारित कर देते हैं, और भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 केंद्र सरकार को इस बात की अनुमति देता है, या परिसीमन आयोग को इस बात की अनुमति देता है कि वो हर जनगणना के बाद किसी भी इलाके की या देश के या किसी भी राज्य के या किसी भी, मैंने आपको बताया कि लोकसभा या फिर राज्यसभा, माफ कीजिएगा, विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र के वहां की जो जनसांख्यिकी है या फिर उनकी जो जनगणना है, भौगोलिक स्थिति है, उसके हिसाब से अगर कोई असंतुलन है तो उसे दूर करने के लिए वहां पर डीलिमिटेशन की प्रोसेस को चालू कर सकते हैं। लिहाजा कल परिसीमन को लेकर बात हुई। परिसीमन हो सकता है कि जम्मू कश्मीर में आपको दिखे, और इसको लेकर परिसीमन आयोग ने भी बुधवार को जम्मू कश्मीर के 20 जिलों के जो डीसी हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं, उनसे भी रिपोर्ट मांगी है, और आने वाले समय में आपको ये दिखेगा, क्योंकि कोविड के कारण इन तमाम प्रक्रियाओं को थोड़ा सा इस पर ब्रेक लग गया था, और फिर इसके बाद इनको एक्सटेंशन भी मिला। जो ये पूरी की पूरी परिसीमन आयोग है, जिसमें एक न्यायाधीश, सेवानिवृत्त न्यायाधीश महोदया भी इसमें शामिल है, इसमें साथ ही साथ 2 चुनाव आयुक्त भी शामिल है, जिसमें देश के चुनाव आयुक्त और जम्मू कश्मीर के चुनाव आयुक्त इसमें शामिल है, और साथ ही साथ इसमें 5 सांसद भी शामिल हैं जम्मू कश्मीर से आते हैं, जो फारूक अब्दुल्ला, जितेंद्र सिंह, जुगल किशोर शर्मा साहब, ये तमाम लोग शामिल हैं। तो अब ये जो तमाम चीजें हैं, परिसीमन आयोग इसको लेकर रिपोर्ट भी देगा, पेश करेगा, तभी इसके बाद वहां पर परिसीमन हो सकता है। तो कल की इस बैठक में परिसीमन को लेकर बात हुई। केंद्र सरकार की तरफ से बार बार ये कहा गया, जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने भी ट्वीट्स किए कि हम परिसीमन के समर्थन में, हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द परिसीमन हो राज्य के भीतर, तभी इस राज्य को एक प्रकार से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जा सकता है, और पहले उससे कि चुनाव की हम प्रक्रियाओं को शुरू किया जाए, यानी चरणबद्ध तरीके से इसको शुरू किया जाएगा। सबसे पहले परिसीमन होगा, उसकी प्रक्रिया लंबी होती है। परिसीमन में आप ये बात भी जान लीजिए दोस्तों कि जब सारा खाका तैयार हो जाता है, जब सारा का सारा मसौदा तैयार हो जाता है, उसके बाद इस पूरे के पूरे परिसीमन को जनता के सामने रखा जाता है, इस पूरे के पूरे मसौदे को जनता के सामने रखा जाता है, फिर लोगों से आपत्तियां और उनके सुझाव मांगे जाते हैं। इसलिए लंबी प्रक्रिया है, उसको भी कराया जाएगा। 1 साल का एक्सटेंशन भी इनको मिल चुका है। अब यहां पर परिसीमन को लेकर भी आप एक बात जान लीजिए, क्योंकि प्रमुख बात कल निकल कर आई। जम्मू कश्मीर दोस्तों, जम्मू कश्मीर जब कभी राज्य हुआ करता था 5 अगस्त 2019 से पहले, तब वहां पर कुल मिलाकर 87 विधानसभा की सीट्स थी, और मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि उसमें 24 सीटें, और आप अलग से जोड़ लीजिए, वो 24 सीटें पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से भी थी, जो कि आरक्षित थी, जो कि खाली रखी गई थी। लेकिन प्रमुख तौर पर जम्मू कश्मीर की विधानसभा में जितने सीटें भरी थी उनकी संख्या 87 थी। लेकिन 5 अगस्त के बाद जब उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, तो उसके बाद आधी सीटें जो थी दोस्तों, आधी सी माफ कीजिएगा, 4 सीटें लद्दाख संभाग में चली गई। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश जब बन गया तो लद्दाख में चली गई। लेकिन अब यहां पर बची 87 में से 83 सीटें। 83 में से दोस्तों आप एक बात जान लीजिए कि जम्मू जो संभाग है उसमें 37 सीटें आती हैं, और कश्मीर में आती हैं 46 सीटें। जनसंख्या के लिहाज से अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो कश्मीर की जो आबादी है तकरीबन 68 लाख है, और जम्मू की आबादी तकरीबन 53 लाख है। लेकिन असंतुलन है दोस्तों यहां पर। कश्मीर में चूंकि एक प्रकार से
संतुलन काफी हद तक ठीक है, लेकिन जम्मू में असंतुलन है। कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर जनसंख्या का भार ज्यादा है। इसको लेकर ये असंतुलन को दूर करने के लिए ही परिसीमन आयोग का गठन किया गया 6 मार्च 2020 को, और उसके बाद ये पूरी की पूरी प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। अब यहां पर दोस्तों परिसीमन को लेकर आप जान गए, और इसके तहत ये भी कहा जा रहा है कि कई एक प्रकार से जब इसको पूरी की पूरी रिपोर्ट आ जाएगी तो फिर 7 सीटों को बढ़ाया जा सकता है जम्मू में, और उसके बाद जम्मू में ये संख्या 44 हो जाएगी, जो कि चुनाव की दृष्टि से बहुत अहम है, क्योंकि कश्मीर मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है और जम्मू एक प्रकार से हिंदू डोमिनेटेड एरिया है। तो यहां पर जम्मू में भारतीय जनता पार्टी अपना एडवांटेज लेना चाहती है, और क्यों ना ले, क्योंकि ये राजनीतिक है, और जम्मू कश्मीर में भी जम्मू के लोगों को भी प्रतिनिधित्व उतनी ही महत्वता के साथ मिले, ये भी बहुत जरूरी है। लिहाजा ये पूरी की पूरी परिसीमन को लेकर ये बात मैंने आपको बताई संक्षेप में। एक बात और जान लीजिए दोस्तों कि जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर भी बात की गई, क्योंकि हाल में सबसे पहले चुनाव वहां पर कराए गए पंचायत के, और फिर उसके बाद डीडीसी के इलेक्शन कराए गए। अभी कहा जा रहा है कि जब परिसीमन संपन्न करा दिया जाएगा तो उसके बाद वहां पर विधानसभा के चुनाव भी कराए जाएंगे, और राज्य को, वहां की जनता को एक चुना हुआ मुख्यमंत्री मिल जाएगा, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी जब तक वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, ये सही नहीं होता लोकतंत्र में। इसलिए बहुत जरूरी है कि जम्मू कश्मीर की जनता के चुने हुए प्रतिनिधि वहां पर आए, बैठे, बकायदा विधानसभा चले, राज्य के हित में और राष्ट्र के हित में फैसले लें और एक प्रकार से विकास करें। ये 2 बातें निकलकर सामने आई दोस्तों। अब यहां पर दो बातें इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा। पहली, महबूबा मुफ्ती के बारे में बताना चाहूंगा। इन्होंने वकालत की कि पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। एक बार फिर से इनका जो सेपरेटिस्ट मूव है या इनका जो टेक है वो सामने आया है, जिसको लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी एक प्रकार से इनका समर्थन नहीं किया और फारूक अब्दुल्ला ने इनके बयान से किनारा किया। लेकिन फारूक अब्दुल्ला के सुपुत्र उमर अब्दुल्ला ने कल एक बात कही, उन्होंने कहा कि उनको परिसीमन को लेकर संदेह है, यानी वो ये सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं डेमोग्राफी चेंज की जा रही है, उनका ऐसा मानना है। तो परिसीमन को लेकर उन्होंने संदेह व्यक्त किया है। लेकिन बहरहाल दोस्तों, कई सारे इसमें जो नेता शामिल हुए थे उनमें बहुत सारे लोगों ने अपनी बातें कही, लेकिन अनुच्छेद 370 इसका प्रमुख एजेंडा कल नहीं था। एक बात और कि कांग्रेस ने भी अपनी कुछ मांगे रखी। कांग्रेस ने भी कहा है कि वो चाहते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं बहाल हो, जमीन और रोजगार मिले, जमीन को लेकर सुरक्षा मिले और रोजगार लोगों को मिले। ऐसे 5 उन्होंने भी बातें कही हैं। 370 को लेकर कांग्रेस पार्टी ने भी कुछ नहीं कहा है, यानी दोनों राष्ट्रीय पार्टियों का जो स्टैंड है कम से कम कश्मीर में सेम है अनुच्छेद 370 को लेकर। लेकिन राज्य का स्टेटहुड, राज्य का दर्जा इन्हें पूरा मिल जाए पुराना वाला, वो उसकी वकालत बहुत सारे लोगों ने की। लेकिन बहरहाल ये कल जो बैठक हुई इसके लेकर आप ये समझिए कि पॉजिटिव रही, और अब आने वाले समय में हम ये उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो एक प्रकार से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, राज्य को भी कई हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ वित्तीय आर्थिक तौर पर, साथ ही साथ पर्यटन की दृष्टि से भी वहां पर नुकसान बहुत ज्यादा हुआ, बहुत सारे लोग बड़ी संख्या में बेरोजगार भी हो गए, इसलिए वहां पर विकास होना चाहिए। हालांकि केंद्र सरकार लगातार ये कर रही है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर का बजट भी दोगुना से ज्यादा कर दिया है, लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में वहां पर पैसा दिया गया है 19 के बाद से, लेकिन अभी भी और अच्छे तरीके से वहां पर विकास करने की आवश्यकता है, ताकि देश के अन्य राज्यों की तरह वहां पर भी लोकतंत्र भी फले और फूले और विकास के कार्य भी होते रहें। इसी से पाकिस्तान को मुंहतोड़ उत्तर मिलेगा, और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में जो एक तबका है जो एक प्रकार से पाकिस्तान के प्रति अपनी करीबी रखता है, पाकिस्तान से निकटता रखता है, उसे भी दबाने का प्रयास हो सकेगा जो राष्ट्र विरोधी होते हैं। बहरहाल दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूंगा कि कल जो ये बैठक हुई है, अब इसको लेकर आने वाले समय में और बैठकें हों, हम ये उम्मीद करते हैं। कल इस बैठक का एक मंत्र ये निकला दोस्तों कि श्रीनगर की दूरी दिल्ली से भी और साथ ही साथ दिलों से भी दूर करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने ये बात कही। तो उम्मीद यही करते हैं कि जम्मू कश्मीर में अमन, चैन और शांति लौटेगी, लोकतंत्र वहां पर फिर से बहाल होगा, और जल्द से जल्द ये परिसीमन की पूरी प्रक्रिया हो, ताकि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो सके और वहां पर सारी चीजें लाइन पर आ सके और विकास हो सके। बहरहाल दोस्तों, जब कोई भी बैठक होती है तो हम लोकतंत्र में रहते हैं और हम मानव है, इसलिए एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। अब इसमें कुछ ऐसे राजनीतिक दल थे जिनका मैंने जिक्र किया, जिनका मैंने आपको वक्तव्य बताया, उन्होंने इस पूरी की पूरी बैठक के खिलाफ या एक प्रकार से कुछ नेगेटिव बातें करी उसमें शामिल होने से पहले या उस दौरान, लेकिन काफी बड़ी संख्या में नेताओं ने इसे स्वागत भी किया और कहा कि पॉजिटिव सकारात्मक माहौल में बैठक हुई है। यानी बहुत जरूरी है कि जो एक डेडलॉक बन गया था वो टूटा है एटलीस्ट कल की बैठक से, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में और बैठकें होंगी। बहरहाल दोस्तों, ये पूरा का पूरा आज की वीडियो थी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। इसको शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब कर देगा दोस्तों मेरे चैनल को अगर आप नए हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। नमस्कार।